उम्मीद आप सब लोग बखैरियत से होंगे। यकीन करें मैं 15 मिनट पढ़ाई जा रहा तो मुझे हल्का हल्का ना खुशबू आई कि आपके कमेंट्स में स्टक कहीं लिखा हुआ है। तो इतना सेंसिटिव हो गया स्टक लफ्ज़ पे, खुशबू से भी पता चल जाता है। वालेकुम सलाम। मैंने ज़रा कमेंट्स ऊपर नीचे करके देखे तो है पापा जी शुगर लग रहे थे फुल टाइम है, तो वो बच्चे कह रहे थे स्टक हुई हुई है, तो फिर मैंने दोबारा देखा तो वाकई स्टक हुई थी। वालेकुम अस्सलाम सबको, वालेकुम अस्सलाम। सो इतनी लंबी तकरीर जो मैंने पहले की मैं ज़रा वो सारी रिपीट करता हूँ। मैं उसमें कह ही रहा था बच्चों, सारे बच्चों, आप में से वो सारे बच्चे जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज किया, टेक्स्ट किया, उनको भी मैं रिप्लाई नहीं कर सका। हालांकि मैं बड़ा शोखा होकर, खुश होकर उनको व्हाट्सएप नंबर दिया था कि यार चलो ये बच्चे अक्सर सवाल पूछते रहते हैं तो इनको मैं इंस्टेंटली जवाब कर दूंगा बाजू का। वेलकम बख्तावर। हाँ फिर तक दानिया यार, दिस इज़ नॉट लिटरली नॉट फेयर यार। खजीमा अभी आप अपना पेज रिफ्रेश करें, टेल समवन खजीमा के अपना पेज रिफ्रेश करें तो फिर आएंगे। तो उन बच्चों से भाई माजरत ये थी कि कल का जो दिन था संडे, सैटरडे तो खैर मैं थका ही इतना हुआ था। मैं रात तकरीबन मतलब यू कैन इमेजिन दैट आई यूजुअली गो फॉर 10 to 12 लेक्चर्स पर डे। 10 से 12 लेक्चर्स मेरे होते हैं दिन में, ऑल 1 आवर। यू कैन सी 12 आवर्स की मेहनत के बाद मैं सैटरडे को बहुत थका हुआ था। मैं घर गया, घर जाती 9 साढ़े 9 सो गया। हुआ ये कि संडे मॉर्निंग से लेकर संडे इवनिंग तक गब्बा जी की 2 अपॉइंटमेंट्स उनका ऑपरेट हुआ हुआ, तो उनके साथ आना जाना, फिर उनके साथ थोड़ी सी ज़रा गपशप। यकीन करें फिर मैं उन बच्चों को भी ख़ास तौर पर स्पेशली कोमल, इफ़ यू लिसनिंग टू मी आई एम लिटरली सॉरी यार, मेरा पुत्र कोमल थी और 1-2 बेटियाँ और थी जिनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हुए थे। बच्चों आई एम लिटरली सॉरी बिकॉज द रीज़न इज़ दिस, मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर सका। मैं जब वो सॉल्व करने बैठता मुझे बहुत टाइम लगता और मैंने पेपर FLP के तैयार करने थे और मेरा कुछ और होमवर्क ज़रा ज़्यादा पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं कर सका। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा जी आगे चलता हूँ। समिया कहती हैं जी अब ठीक है सर। ठीक है समिया। नहीं जी मैं आपको अपनी बात पे आगे लेके चलता हूँ मेरा पुत्र। होप सो कि वी हैव गॉट सम टाइम, उस टाइम में हम लोग अपनी बात को आगे समेटने की कोशिश करेंगे। मैं आपको 2-4 मिनट पहले फ्री भी करूंगा। इंटेंसिटी पे लास्ट टाइम छोटे होते मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी क्या होती है। साउंड इंटेंसिटी की बात की जा रही है तो इंटेंसिटी बोले तो हाँ जी ओ ये बात देखा बख्तावर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बात भी याद करवा दी। बच्चों हुआ ये कि चैप्टर नंबर 7 की एक्चुअली रॉन्ग है, मोस्टली नहीं एक्चुअली रॉन्ग है। मुझे पता चल गया था पहले दिन ही जब मैंने अपलोड की थी। यार ये बात जरा सुन लीजिएगा, मैंने उस पुरानी वाली को डिलीट किया, डिलीट करके नया फाइल, नई वर्कशीट अपलोड की। प्रॉब्लम ये हुआ कि वो भी गलत, यानी कि वो पुरानी डिलीट ही नहीं हुई थी, अब नई अपलोड ही नहीं हुई थी, कोई एरर आ गया। वो जो मैंने काम किया था वो अनडन हो गया, वो डिलीट नहीं हुई और नई अपलोड नहीं हुई। तो वो मैं इसमें सेटिस्फाई हो गया कि यार नई अपलोड हो गई हुई है। तो उसके बाद कुछ बहुत सारे बच्चों का मुझे लामा आया। तो ये मुझे लामा आया कि यार FLP जो FLP कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 7 की जो है वो की गलत है। तो आप चैप्टर नंबर 7 को सॉल्व करें, उसकी की आज ही मैं आपको इंशाल्लाह रात को अपडेट कर दूंगा। यानी अगर मुझे लेक्चर में कहीं फ्री टाइम मिला ना तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा। दैट इज इन माई मोबाइल, ये PDF फॉर्म में मेरे पास मौजूद है, मैं आज ही उसे अपडेट कर दूंगा। सो नो नीड टू गेट वरी अबाउट इट। और मैं बाकी तमाम बच्चों को बरमला अलल एलानिया बता रहा हूँ कि उसकी की गलत है, उसकी की के मुताबिक काम से मत चेक कीजिएगा। उसकी की मैं आज नहीं अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की भी मैंने वर्कशीट जो है ना तैयार कर ली है। हो सकता है कि आज चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा होता है अगर, तो चैप्टर नंबर 8 को हो कितने फंस गया, तो चैप्टर नंबर 8 की वर्कशीट भी आज कल में आप लोगों को मिल जाएगी। इंटेंसिटी की बात चल रही थी। एक यूनिट एरिया बोले तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितनी एनर्जी एक सेकंड में पास करी, दैट इज कॉल्ड कितनी एनर्जी एक सेकंड में पास करी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। सो जाउल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जाउल पर सेकंड बोले तो वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। साउंड के केस में हाँ जी बख्तावर उसकी टेंशन लें, वो राइट ऑप्शन ही लगते हैं, वो एटलीस्ट मेरी तरफ से तो उसमें कोई इशू नहीं आता। तो साउंड के केस में इंटेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जस्ट मार्क दिस, जस्ट नोट दिस रिलेशन, बड़ा अहम रिलेशन है, इस रिलेशन को जरा नोट कर लीजिए। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी बात पे डैम्पिंग वाला हमने नहीं करना सर, डैम्पिंग वाला अच्छा जी ना कीजिएगा।
अफसा आपके क्वेश्चंस का तो जवाब मैंने दे दिया था, मुझे जहां तक याद पड़ता बेटी, कुछ एक दो क्वेश्चन थे मुझे याद पड़ता, मैंने रिप्लाई किया था उन्हें शायद, होप सो। अच्छा जी, सो वो जरा सवाल देखिएगा, सवाल कुछ ऐसे है, क्वेश्चन करवाता हूं। आ हेल्थ इंस्पेक्टर measure intensity of sound कोमल क्या हुआ, ए at another speaker the intensity is equals to 2i, एम्पलीट्यूड क्या होगा। ऑप्शन दिए देता हूं। नोप नोप क्या कर रहे हो, नोप नहीं दानिया, नहीं दानिया, नो नो नो, अच्छा फिर ठीक है, नहीं स्टक, अच्छा जिनकी स्टक हो रही है ना वो अपना पेज रिफ्रेश कर ले, मैं भी इस वजह से हो रही हूं। सो ऑप्शन ए है भाई a ओवर अंडर रूट 2, बी ऑप्शन है अंडर रूट 2a, सी ऑप्शन है 2a, ऑप्शन डी है नन। लीजिए जी सवाल को जरा देखिएगा, कहता है कि अगर एक हेल्थ इंस्पेक्टर है, उसने देखा एक स्पीकर से जो साउंड की इंटेंसिटी है वो आई है, उस साउंड का एम्पलीट्यूड लेट से ए है, एक और स्पीकर है वहां से जो साउंड की इंटेंसिटी निकल रही है वो 2 आई है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। आज एफएलपी नहीं दे पाऊंगा तो तू आगे बढ़ा देना, नुमान में है बड़ी पंक्चुअलिटी नाल। सो देखो यार, हम ये बात समझ चुके हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगर मैं इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मेरा पुत्र, इट कैन बी रिटन एज I1 ओवर I2 इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर। अब बड़ी सिंपल सी बात है, पहले वाले की इंटेंसिटी I है, एम्पलीट्यूड A है, दूसरे की 2I है, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, सिंपल सी चीज, ओवर I ओवर 2I इज इक्वल्स टू, या आप रेशियो को ऐसे ले लीजिए, हाईएस्ट वाली ऊपर रख लें, लोएस्ट वाली नीचे रख लें, 2I जो बाद वाली है ओवर I पहले वाली, बाद वाले का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, AX कह लीजिए, उसका स्क्वायर, और पहले वाला एम्पलीट्यूड A था तो A का स्क्वायर। सो I से कट गया, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, A मल्टीप्लाई हो गया ऊपर जाके AX का होल स्क्वायर। आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू चाहिए, अंडर रूट ले लीजिए, AX वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2A। सो जो अंडर रूट 2A है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो अननोन एम्पलीट्यूड है वो अंडर रूट 2A के इक्वल है। यहां तक मेरे किसी बच्चे बच्ची का सवाल को तो बताइए। अब आप पैसे तो ना कहें, ले जी ये इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए अपने पास। अगला टॉपिक जो मैं आपको करवाने लगा हूं, अगला शाबाश भाई शाबाश, जो अगला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को करवाने लगा हूं दैट इज सुपरपोजिशन। क्या है जी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ले जी, सुपरपोजिशन कहते हैं दो वेव्स का आपस में मिलना, दो वेव्स के आपस में मिलने के अमल को सुपरपोजिशन कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन। आगे इस कॉल लिखने की जरूरत नहीं, वो आप लोग समझ जाते हैं, वो इतने समझदार हैं आप लोग। अच्छा, अब कंबाइनिंग जो है ना मेरा पुत्र याद रखिएगा, दो मुख्त सर दोबारा रिपीट करते हैं। खजीमा फॉर्मूला I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है, उसी से निकाला, रेशियो कर ली ना I ओवर I प्रोपोर्शनलिटी है ना तो साथ कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट A स्क्वायर। जब रेशियो लूंगा कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, रेशियो की वैल्यू ये बन जाएगी I ओवर I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी की रेशियो से बनाई जा सकती है। सो भाई हाई जो बाद वाली इंटेंसिटी थी वो 2I थी, पहले वाली I थी, बाद वाली इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड फाइंड करना था, इसे AX कह दिया, पहली वाली का एम्पलीट्यूड A था तो नीचे A स्क्वायर है, A का स्क्वायर ले लिया।
सो भाई सिंपल सिर्फ सॉल्व किया इसे, ठीक है। अच्छा, सुपरपोजिशन की बात कर रहा था, कंबाइनिंग इफेक्ट, दो वेव्स के कंबाइनिंग इफेक्ट को सुपरपोजिशन कहते हैं। अब दो वेव्स जो है ना वो किस तरह से मिल सकती हैं, दो वेव्स दो तरह से मिल सकती हैं। मान लीजिए, आय हाय हाय हाय, मान लीजिए यार ये बात बड़ी अहम है, जरा गौर से सुनना। दो वेव्स किस तरह से मिल सकती हैं, तवज्जो मुकम्मल तौर पे अब यहां पे होनी चाहिए। मान लो कि एक वेव ये मैंने ग्रीन से ड्रॉ की, एक वेव का क्रेस्ट, उसकी का ट्रफ आया, और जो दूसरी वेव है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यहां पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की बात मैं समझा नहीं। इज देयर एनीथिंग रिगार्डिंग नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हियर? सिराज, ये सवाल आपके टॉपिक से इररिलेवेंट मुझे लग रहा है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की तो मैंने यहां पे कोई बात ही नहीं की। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ एन एम्पलीट्यूड विद एन एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ का फार्मूला, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सिराज? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फार्मूला, then I'm not going to discuss this formula. At least V is equals to F lambda. Everyone is familiar from this formula even in 9th class. So इसको तो obviously डिस्कस करवाना नहीं बनता। अगर आप एक ही कमेंट में सारी बात कर देंगे ना, हाँ आज मैट्रिक का रिजल्ट आया, उसका फेडरल का मेरा ख्याल है, फेडरल वालों को मेरा ख्याल इशू होगा। फेडरल का रिजल्ट आ गया मैट्रिक का। सिराज देखें, अब आपने बीच में बात कर दी, अब आप गायब हो गए, खुद वेस्ट होता है क्लास के टाइम। इस तरह थोड़ा सा आगे बताएं भी आपने क्या बात की है। चलें फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट गोना डिस्कस दिस फार्मूला, इट इज अ वेरी बेसिक फार्मूला, इवन फ्रॉम 10th क्लास इट हैज बीन डिस्कसिंग। अच्छा जी, जो मैं बात ही कर रहा था कि यार ये जो सुपरपोजिशन है वो दो तरह से हो सकती है। मान लें कि एक वेव इस तरह से आगे फॉल की, जो दूसरी वेव है वो कुछ इस तरह से फॉल कर रही है कि उसका क्रेस्ट पहली के क्रेस्ट पे फॉल कर रहा है, उसका ट्रफ दूसरी के ट्रफ पे फॉल कर रहा है। यानी दोनों वेव्स इकट्ठे एक दूसरे से मिल रही हैं, क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन आगे की तरफ से, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। सो याद रखिएगा, जब क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल करे, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करे, तो ऐसे में सेम हिस्से वेव के सेम हिस्सों पे फॉल करते हैं। हम कहते हैं कि ऐसे में दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस जीरो है, यानी सेम फेज पे सेम एंगल पे चल रही हैं। इसका जीरो इकट्ठे 90 इकट्ठा 180 इकट्ठा, तो इनका जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है, यानी डेल्टा थीटा जीरो। एक बात ये, इनका फेज डिफरेंस जीरो है, और दूसरी बात वो भी लिख देता हूं, दूसरी बात इनका पाथ डिफरेंस भी जीरो है। पाथ डिफरेंस लेमडा को बोलते हैं, इनका डेल्टा लेमडा पाथ डिफरेंस भी जीरो है, यानी इकट्ठे हैं, कोई वेव ना आगे है ना कोई वेव पीछे, बराबर चल रही है। तो ऐसे में याद रखिएगा, मान लें अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड y1 है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड y2 है, तो जब फेज डिफरेंस भी जीरो, पाथ डिफरेंस भी जीरो, तो जो नया एम्पलीट्यूड आता है, यहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं, जो नया एम्पलीट्यूड आता है डेल्टा y, वो दोनों के सम के इक्वल आता है। यानी अगर जुमले पे गौर करना, अगर दोनों वेव्स कुछ इस तरह मिले कि दोनों का फेज डिफरेंस भी जीरो और वेवलेंथ भी जीरो, तो दोनों वेव्स एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी, और जो जवाब के तौर पे नई वेव आएगी वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होगी। उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के सम के इक्वल होगा, वो बड़ी वेव होगी। सर क्वेश्चन मैसेंजर पे सेंड किया है, अच्छा ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस मान लीजिए कुछ इस तरह से है कि वही दो वेव्स अब इस तरह से मिल रही हैं कि एक वेव का क्रेस्ट ये है, इसका ट्रफ ये है, लेकिन जो दूसरी आने वाली वेव है उसका ट्रफ पहली के क्रेस्ट पे फॉल कर रहा है, लाइक दिस, और उसका क्रेस्ट पहली के ट्रफ पे फॉल कर रहा है। ऐसे में पावे डायरेक्शन दोनों की सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि अब वेव्स ऑपोजिट हो गई है। सो ऑपोजिट में फेज डिफरेंस को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस बोले तो 180 डिग्री या पाए, और पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा लेमडा को बोला जाता है लेमडा बाय 2। सो याद रखिएगा, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 का हो या फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो, तो दोनों, और यानी क्रेस्ट ट्रफ पे हो, ट्रफ क्रेस्ट पे हो, सो दोनों वेव्स एक दूसरे से सबट्रैक्ट हो जाएंगी। इनका जो नया वेवलेंथ आएगा दैट इज y1 माइनस y2। अगर तो सेम है दोनों,
तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो मैंने आपको सुपरपोजिशन के दो केसेस बता दिए कि कब माइनस होंगी, कब सब्ट्रैक्ट होंगी। किताब में सिर्फ एक ही लिखा हुआ है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का नहीं लिखा हुआ। सब्ट्रैक्शन का मैंने बता दिया कि जब ऑपोजिट होंगे। अब मैं समझा नहीं यार, शिराज आप किसका नंबर? अच्छा 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 अच्छा, यू आर आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ओके। ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन सिर्फ इनवर्स ऑफ लैम्डा को कहते हैं, ठीक है। वेव नंबर जिसे कहते हैं, वेव नंबर इनवर्स ऑफ लैम्डा को कहते हैं। 1/λ इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, ठीक है। सवाल है सेकंड केस ये है, हाँ सेकंड केस इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, वो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। यानी कि क्रेस्ट पे ट्रफ फॉल कर जाए और ट्रफ पे क्रेस्ट फॉल कर जाए, दोनों वेव्स ऑपोजिट हैं, तो हम कहते हैं कि फेज डिफरेंस 180 के, या पाथ डिफरेंस जो है, पाथ यानी वेवलेंथ का डिफरेंस λ/2 का, यानी आधी आधी वेव का फर्क है। इसके क्रेस्ट पे ट्रफ आ रहा है, ट्रफ पे क्रेस्ट आ रहा है, अगर आधी वेव पीछे कर लेता तो ऐड हो जाती, क्योंकि वेव्स में डिफरेंस आ रहा है आधी वेवलेंथ का, तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो माइनस हो रहा है, ऑपोजिट है ना, एम्पलीट्यूड माइनस हो रहा है, y1 माइनस y2। जी जी ऐसा एम्पलीट्यूड है, y इज एम्पलीट्यूड, राइट। सो भाई सवाल देखिएगा, अरे अब मजे का सवाल आ गया। सवाल है हाँ सवाल है, मैंने एक ही दफा सवाल पहले लिखने लगा हूं। टू वेव्स इन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं विद सेम फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मगर द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 60 डिग्री, उनमें फेज डिफरेंस 60 डिग्री के। इफ y1 is 5, y2 is 8, the resultant क्या होगा? ऑप्शन ए 12, 11, 15, 20, 12, 11, 15, D 20। चलो नन कर देता हूं, मैंने नन लिख दिया। तो भाई क्या ख्याल है आपके ख्याल में इसका जवाब क्या होगा? अली सवाल मैंने आपको देखा नहीं यार, सवाल बताओ क्या है मेरी जान। अली मेरा सवाल रह ही गया यार, क्यों रह गया यार? नहीं रहता यार, सवाल बता क्या है, अभी देख लेते हैं। हाँ आगे बताता हूँ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड सेम ना हो। अच्छा अली का ये सवाल था, ओके अली सवाल पढ़ लिया मैं तुम्हारा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर एम्पलीट्यूड सेम ना हो ना तो रिजल्ट 0 नहीं आता, फिर रिजल्ट इस तरह से आएगा। मान लो इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका एम्पलीट्यूड 8 है, तो y1 माइनस y2 करना था, एम्पलीट्यूड का जवाब आ जाएगा -3, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा, जवाब 0 नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी ज़हरा क्वेश्चन ये है, टू वेव्स ट्रेवलिंग, टू वेव्स इन सेम डायरेक्शन, इन सेम लिख दिया खाली, विद सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उनके दरमियान फेज डिफरेंस, मैंने बताया था केस फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 180 डिग्री, मगर सवाल पूछ लिया वक्र ही, उनमें फेज डिफरेंस है 60 डिग्री का, एक 5 है दूसरा 8 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या पता क्या करना है। ऐसी सिचुएशन में जो फॉर्मूला लगता है वो ये है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। या डेल्टा वाई कर लेते हैं। डेल्टा वाई यानी नया एम्पलीट्यूड, दैट इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 y1 y2 cos ऑफ थीटा होल अंडर रूट। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। लें जी फॉर्मूला आपके सामने आ गया, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लें। y1 इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस y2 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 y1 y2 5 8 are 44, 25 प्लस 64 89 हो जाएगा। चलो इसको फिलहाल ऐसे लिख दो, प्लस 64 प्लस cos 60 इज 1/2 into 40 80, जवाब आ गया 40। सारे को ऐड किया
89 plus, you will get to under root 129, approximately that is 11. So B वाले भाई शाबाश, तलहाज ना नॉट 13, 121 का अंडर रूट 11 होता है, तो 129 का अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली 11 होगा। 13 तब होता है जब यहां पे 169 लिखा होता, ठीक है। लो भाई, आई एम गोना रिमूव इट। ठीक हो गया जी अली, शाबाश अली। सवाल क्लियर हो गया ना तुम्हारा, गिला उतर गया? तो तुम्हारा पूछने से पहले मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला लगाना? अच्छा सवाल है ना भैया, देखो ये फॉर्मूला है फेज डिफरेंस अदर देन 0 एंड 180। 0 पे ऐड हो जाएंगे, 180 पे माइनस हो जाएंगे। अगर 0 और 180 के दरमियान कोई और एंगल होगा, फेज डिफरेंस होगा, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा अली, मुझे पता है आपने मुझे दिल में थैंक यू कहा, तो फिर मैं आपको वेलकम कह रहा हूं ऐसे, ताकि आप तक आवाज पहुंच जाए। अच्छा हाँ, अगला टॉपिक है द नेक्स्ट टॉपिक इज आउटकम्स ऑफ सुपरपोजिशन। आउटकम्स ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के जवाब कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ। आपके सामने खजीमा इस्तेमाल करके दिखाया तो है मैंने, अभी उसको अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट करके दिखाया था। y1 पहला एक एम्पलीट्यूड, y2 दूसरा एम्पलीट्यूड, आके वैल्यूज पुट की थी। सो आउटकम्स ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, जरा देखिएगा। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन के आउटकम्स में पहला जो है दैट इज इंटरफेरेंस। एक जवाब इंटरफेरेंस का आ सकता है, FERENCE, इंटरफेरेंस हो सकती है, या दूसरी बात उसमें बीट्स बन सकती हैं, या स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं। अब जरा देखिएगा गौर से, इन तीनों में फर्क क्या है, ये तीनों कब कब बनेंगी, या यूं समझ लीजिए मैं आपको इनकी कंडीशंस बताने लगा हूं। व्हेन विल बी इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कब होगी, खैरियत बख्तावर, इंटरफेरेंस कब होगी? हल्का सा लिख देता हूं। इंटरफेरेंस कब होगी, याद रखिएगा, अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो जो फिनोमिना होगा दैट विल बी इंटरफेरेंस। जवाब समझाता हूं। दो वेव्स, हाँ जी, हाँ खजीमा, मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा दिल टूट गया तुम्हारे सवाल पे, यकीन करो। ओए ओए ओए, सवाल से बुरा नहीं लगता साहब, सवाल से डर नहीं लगता, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता। देखो खजीमा, मुझे सवाल बुरा नहीं लगा, फिर शायद मैं तुम्हारा सवाल समझा ही नहीं था, या तुम अभी नई स्टूडेंट हो। बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो बुक में नहीं होती, ए लेवल्स की होती हैं। आपकी बुक में ये फेडरल की होती है, फेडरल का कोर्स हमसे बहुत डिफरेंट है। आपके बुक में 0 और 180 के फेज की बात को डिस्कस किया हुआ। अगर सवाल फेडरल से या ए लेवल से आ जाए, क्योंकि आप एमडी कैट करेंगे, नम्स करेंगे, ए लेवल्स का कोर्स भी शामिल है, सवाल आ जाए कि जी अगर 60 डिग्री का फेज हो तो फिर जवाब क्या, अगर तब आप वहां पे क्या करेंगी, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दी कि अगर आप वहां पे वो सवाल आपसे पूछ लिया जाए, ताकि आप तब वहां पे भी ना फंसे। सो कुछ चीजें किताब वाली नहीं मिलेंगी आपको, इसलिए तो इंट्रोडक्स किताब से मुख्तलिफ है, चीजें किताब से एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से है बेटी? इस तरह के मैंने बहुत सारे फार्मूलाज आपको पहले भी करवाए जो किताब में नहीं थे शकीला, इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये फार्मूला ए लेवल्स की बुक है,
अगर 0 और 180 के अलावा कोई फेज होगा तो ये फार्मूला लगेगा। आपको याद होगा कि मैंने जब आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था तो मैंने कई फार्मूलाज किताब वाले नहीं करवाए थे डेप्थ में जी की वैल्यू फाइंड करने का। तो किताब के अलावा फार्मूलाज को एज अ शॉर्टकट याद रख लिया करें कि अगर ये सवाल आ जाए तो ये मुझे पता हो फार्मूला मैंने कौन सा लगाना है, ठीक है। अगर मैं एंट्री टेस्ट के अंदर इनकी डेरिवेशंस करवाने बैठ जाऊंगा तो थिंग्स विल बी लिटिल बिट लेंथी। तो 6 महीने का कोर्स चाहिए एमएमडी गैट का, विच इज नॉट पॉसिबल। और ठीक है खजीमा, बात समझ में आ गई पुत्र। सो भाई फ्रीक्वेंसी इज सेम, डायरेक्शन इज सेम, दो वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो जो मामला होगा उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। हाँ, अब अगर कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाए, दो वेव्स फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है मगर डायरेक्शन सेम हो, तो जो फिनोमेना होगा, जो सुपरपोजिशन होगी, उस सुपरपोजिशन को बीट्स कहेंगे। आमतौर पे जो म्यूजिक बनाया जाता है वो इसी फिनोमेना की मदद से बनाया जाता है। बख्तावर, आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये 8वां चैप्टर है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टेशनरी वेव्स क्या है? फ्रीक्वेंसी तो लाला जी सेम होगी मगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ऐसे में अगर कोई फिनोमेना होगा ऑपोजिट, अगर ऐसे में कोई फिनोमेना होगा तो उसे स्टेशनरी वेव्स बोलेंगे। ठीक है भाई, तीनों बातें समझ में आ गई। अब मैं आपकी किताब का रिजल्ट आपके सामने लिखने लगा हूं। किताब का रिजल्ट है, घर जाके ना, आई मीन घर में ही, आपने कहां घर जाना। सब मुझे अच्छा लगा चैप्टर 7, अच्छी बात है जी। हाय 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 हाय, टेस्ट बहुत मजे का, यकीन करें, मिठा मिठा टेस्ट, अंबर का मिठा टेस्ट। इजी है, कॉन्सेप्ट्स पे है सारे टेस्ट। कोशिश करता हूँ सारे टेस्ट कॉन्सेप्ट पे बनाया करूँ। थोड़ा सा दिमाग अगर आप उसमें लगाएंगे टेस्ट आपको बड़ा आसान लगेगा। सो रिपीट दिस पॉइंट। किताब की बात लिखी हुई है यार पुत्र, इन बातों को रिपीट ना करवाया करें, इससे किताब की स्टेटमेंट्स है। स्टेशनरी वेव्स क्या होती है? अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक वेव आई नो एक दूसरी, ऐसे दोनों वेव्स ऑपोजिट आ रही हैं तो दोनों आपस में मिलेंगी, तो जो फिनोमेना होगा दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। अगर मुनीम कहते हैं अगर दोनों डिफरेंट हो, यानी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो, डायरेक्शन क्या दोनों डिफरेंट हो, मैं समझा नहीं क्या चीज डिफरेंट हो। मुनीम मैम का सब क्या चीज डिफरेंट हो, क्या कौन सी चीजें डिफरेंट हो? फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन, क्या डिफरेंट हो जरा बताइएगा। जब तक आप बताते हैं मैं थोड़ी सी बात इंटरफेरेंस पे कर लूं। अली देखो ना, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप दो ट्यूनिंग फॉक्स को बजाएं। ये दो मतलब सब मेरा पेट एक कॉर के पेट से मारा ट्यूनिंग हो गया, सब बजना शुरू हो गए। आप दोनों ट्यूनिंग फॉक्स सामने रखे हुए, डायरेक्शन सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो आपको बीट सुनाई देगी। हाँ करके देखिएगा, पता कैसी आवाज आएगी, ऐसी आवाज आएगी। इवन जो मच्छर है उसके दो परों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, इसलिए आपको उसकी हमिंग साउंड सुनाई देती है। ये जो आवाज में राइज एंड फॉल आ रहा है, ये बीट्स पैदा हो रही हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। डायरेक्शन सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। बाइजन फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन चेंज हो तो फिर, अच्छा अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर सुपरपोजिशन नहीं होगी, फिर सुपरपोजिशन सिर्फ उस पॉइंट भी होगी जहां पे डायरेक्शन सेम हो या ऑपोजिट हो। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं। अच्छा सवाल है अली का, हालांकि ये टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। मान लो कि एक स्पीकर इधर लगा हुआ है, एक स्पीकर इधर लगा हुआ है, एक ऐसे वेव्स निकाल लाइक दिस, वेव्स की डायरेक्शन बोले तो ये, एक वेव्स ऐसे निकाल रहा लाइक दिस। सिर्फ उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन वेव की सेम होगी, टकरा के वेव्स मुड़ेगी इस तरफ, सिर्फ उस पॉइंट पे इंटरफेरेंस या कोई और फिनोमेना होगा। ठीक है, उनको आपस में मारे। अली ऐसी बातें ना करो यार, बुरी बात है। आपस में मारे, आई डोंट नो, आपस में टूट जाएंगे। एल्यूमिनियम के होते हैं, वो ब्रिटल एल्यूमिनियम होता है, जरा जोर के मारोगे तो टूट जाएंगे। अच्छा, मुझे इंटरफेरेंस करवानी है जरा। अब्दुल हादी है जी, गलत नहीं आता यार, किसी और भी पार्टिसिपेट कर लिया अगर पुत्र।
इंटरफेरेंस क्या है यार, जरा देखिएगा, व्हाट इज मेंट बाय इंटरफेरेंस बेटा। मैंने हमको बता दिया दो वेव्स ट्रेवल करेंगे ना सेम डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो इंटरफेरेंस होगी। मैंने इंटरफेरेंस के केसेस भी आपको शुरू में बता दिए कि भाई, जो शुरू में मैंने बताया था कि क्रेस्ट पे अगर क्रेस्ट फॉल कर जाए लाइक दिस, क्रेस्ट ऑन अ क्रेस्ट लाइक दिस, तो ऐसे इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, इसमें ऐड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। सो ऐसे इंटरफेरेंस को CI बोलते हैं। CI बोले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें जवाब ऐड हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, मैंने बताया मुझे जब फेज डिफरेंस 0 डिग्री का हो, या पाथ डिफरेंस मैंने बताया था 0 हो, डेल्टा लैम्डा 0। अच्छा, पाथ डिफरेंस 0 भी हो सकता है। एक और बात, पाथ डिफरेंस कैन ऑल्सो बी, डेल्टा लैम्डा कैन ऑल्सो बी n लैम्डा। ये आपकी किताब की बात है, उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बड़ी देर लग जाएगी, मुझे पूरी समझानी पड़ेगी इसको एक दफा किताब से। इंटरफेरेंस की स्पीकर वाली एग्जांपल को देख लीजिएगा, वहां पे एक्सप्लेन हुआ। n can be any integer from 0 to plus minus 1 plus minus 2 up to so on। so यार, अगर पाथ डिफरेंस इंटेग्रल, इसको इंटेग्रल मल्टीपल बोलते हैं, अगर पाथ डिफरेंस वेवलेंथ का इंटेग्रल मल्टीपल भी हो तब भी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव ही होगा। यानी एक वेव चल रही है 5 लैम्डा, उसकी 5 वेव्स हो चुकी हैं, 1 2 3 5 वेव्स, और दूसरी वेव्स की 6 लैम्डा वेव है, तो ये जब आपस में मिलेंगी इनका भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। पाथ डिफरेंस ये कहलाता है। एक वेव लेट से 5 लैम्डा चल चुकी है, पाथ कवर कर चुकी है, एक वेव 6 लैम्डा पाथ कवर कर चुकी है। डेल्टा लैम्डा पाथ डिफरेंस मतलब बोले तो 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, जवाब क्या आया 1 लैम्डा। 1 इज एन इंटीजर, तो इनके मिलने से भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मैंने फिर भी थोड़ा सा हल्का फुल्का समझा दिया। इसके बरक्स मैंने आपको कहानी ये बताई थी कि मान लें कि अब यहाँ पे एक वेव जो है, इसको अगर मैं मिटा दूं, एक वेव नीचे की तरफ है लाइक दिस, और दूसरी वेव ऊपर की तरफ है। अब ग्रीन वाले को जरा खत्म कर देते हैं लाइक दिस। इस केस में क्या होगा, अब देखिए क्रेस्ट पे ट्रफ है, ट्रफ पे क्रेस्ट है, उल्टा सीन हो गया। इस केस में इसको बोलते हैं DI। DI बोले तो हम आपकी किताब की बात की, इसमें कुछ खास बात नहीं थी, मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटर, मैं पहले भी बता चुका था कि जब दो वेव सेम हो, क्रेस्ट पे क्रेस्ट फॉल कर रहा हो, ट्रफ पे ट्रफ फॉल कर रहा हो, दोनों ऐड हो जाते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। और मैंने वहां पे लिखा था कब होगा, जब थीटा 0, फेज डिफरेंस 0 और पाथ डिफरेंस 0, पहले शुरू लिखा था, शुरू में लिखा था कि इंटरफेरेंस कैसा होगा, सुपरपोजिशन के आउटकम, सुपरपोजिशन कैसा हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इसके, अभी बताया कि इसके अलावा अगर पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा हो ना, तब भी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव ही हो सकता है। आगे बताता हूं, कोमल सब्र कर लो, ये मैं उसको हमजा की बात का जवाब दे रहा हूं, तब भी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव ही हो सकता है। मतलब अगर एक वेव 6 लैम्डा चल चुकी है, 6 लैम्डा क्या है, हद हो गई।